अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि जो एक-एक सेकंड के भी रोल हैं, जैसे कोई जा रहा है लिफ्ट में और उसको एक बंदा बता रहा है कि अरे नीचे जाना है। इस चीज़ की भी कास्टिंग इस चीज़ का भी ऑडिशन लेते हैं, तो ये क्या है मतलब? देखो, एक सेकंड के रोल के लिए भी ऑडिशन। नहीं, 1 सेकंड के रोल के लिए भी ऑडिशन कई बार देना पड़ता है। रीज़न क्या है कि कई बार 1 सेकंड का जो रोल होता है ना, वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। हुँ, आप देखोगे तो कुछ कैरेक्टर सिर्फ़ 1 दिन का शूट है, हुँ, 5 सेकंड का रोल है। उसमें जो है ना, वो 5 सेकंड है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, वो कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो कैरेक्टर उतना इम्पोर्टेंट है, हुँ, तो ऐसी किसी को उसमें नहीं डाल सकते। हुँ, तो उसके लिए क्या है कि उनको टेस्ट करना ही पड़ेगा। हुँ। अच्छा, जैसे पहले एड्स के बजट मैं जो देखता था उसमें होते थे 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब जो बजट हो गए हैं वो जो मैं देखता हूँ मोस्टली 10,000, 5,000, 3,000। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? लाइक ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, बजट्स आज भी हैं, हुँ, ऐसा नहीं है कि बजट्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन-सा है। हुँ, और आप जैसे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स करता हूँ, तो उसमें तो ख़ैर टच वुड मुझे तो अच्छे बजट्स मिलते हैं, ओके। ठीक है? उसमें आज भी लाख, 1.5 लाख क्या मतलब 5-5 लाख भी होता है। हुँ, हाँ, कॉर्पोरेट एड्स में कई बार नहीं होता और प्रॉब्लम एक और चीज़ क्या है ना कि आजकल कॉम्पिटिटिव बहुत बढ़ गए हैं। हुँ, बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए हैं, कॉर्पोरेट ब्रांड्स आ गए हैं एंड एक्टर्स भी बहुत हो गए और उसमें प्रॉब्लम एक्टर्स की भी है। हुँ, जो नए एक्टर अभी सपोज़ करो कि एक एक्टर 1 लाख रुपए ले रहा है। अब दूसरा जो एक्टर है ना, वो 10,000 में करने के लिए रेडी है। हुँ, अब ब्रांड को सेम चीज़ अभी सपोज़ करो हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, एक जगह टमाटर जो है एक जगह 30 रुपए का मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है 100 रुपए का और दोनों की क्वालिटी सेम है, हुँ। तो आप क्या चूज़ करोगे? वेल जी, मैं तो सस्ते वाले पे जाऊँगा। तो सेम यही हो गया कि एक्टर्स भी ऐसे हैं कि कई बार 2 एक्टर्स हैं, एक एक्टर 10,000 में करने के लिए रेडी है और एक है 1.5 लाख रुपए में और दोनों सिमिलर है, हुँ, दोनों परफेक्ट है। क्लाइंट क्या जाता है फिर वहाँ पे उसमें। अगर आपको बजट चाहिए तो आपको उस हिसाब से ना बजट की वैल्यू बनानी पड़ेगी। और मैं हमेशा देखो मैं तो खैर हमेशा एक्टर की लड़ा हूँ और मैं बजट माँगता भी हूँ। हुँ, मैंने तो ऐसे भी है कि मैं अभी लास्ट मैंने एक ऐड करी थी, एक ज्वेलरी ऐड थी, आई थिंक कल्याण ऐड जो मेरी अभी रिलीज़ होने आ गया है। इसमें अपने शाहरुख खान सर एक्टर हैं हुँ, हुँ, एंड उसमें एक लड़की है शताक्षी करके, हुँ, शी इज़ अ फ्रेशर एक्टर। हुँ। मैंने उसको 1.5 लाख के आस-पास मैंने बजट दिखाया वाह! एंड शी इज़ अ उसकी आई थिंक उसने 2 या 3 ऐड की होगी। तो एक्टर्स प्लीज़ आप अपने बजट ना तोड़ें। आप लोगों की वजह से काफ़ी लोग सफ़र करते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छे बजट के लिए फ़ाइट करें और बजट होते हैं सबके, तो आप लोग जैसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे 10,000 तो बहुत बोल दिया, कुछ लोग तो फ्री में भी करने के लिए तैयार हैं कि हमें तो बस काम चाहिए कैमरे के सामने आना, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। क्योंकि आपकी वजह से वो बेचारे बाकी लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ बी यूनाइट और ऐसा ना करें। अच्छा, आपको कोई ऐसा फ़नी एक्सपीरियंस रहा हो ऑडिशन को लेके? कुछ ऐसा कोई मोमेंट हो आपको जो बहुत आज भी सोचते हैं तो हँसी आती है? कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? ऐसा यार मुझे अभी तक क्योंकि एक तो मेरी थोड़ी भूलने की बीमारी है, अच्छा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऐसे इंसिडेंट हुए तो हैं कि कई बार लेकिन वो इतने मेरे मतलब कि एक दिमाग में ना उतना याद नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक बार मेरे साथ ही प्रैंक हो गया था अच्छा। कि मैं एक किसी का टेस्ट कर रहा था एंड वो आया एंड ही इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड मैं उसको टेस्ट कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, वो आए उन्होंने एक्टर, ठीक है, मैंने उनको टेस्ट किया, सब कुछ किया। देन लास्ट में जब मेरे को पता चला तो ही इज़ अ डायरेक्टर अरे यार! एंड वो जस्ट ऐसे ही प्रैंक करने के लिए आए थे और अब उस टाइम क्या था कि मैंने उनको क्योंकि मैं उस टाइम क्योंकि ऐड में कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्टर को नहीं पहचान पाते, हुँ, तो वो प्रोडक्शन से आया था हुँ, एंड वो डायरेक्टर गलती से ऐसे देखने वहाँ पे आए थे उन्होंने एंड मेरे समझ में उस टाइम मैंने उनको देखा नहीं था तो मैं पहचान नहीं पाया। हुँ। तो उस टाइम वो थोड़ा मेरे लिए फ़नी मोमेंट था। अच्छा, मैंने जहाँ तक सुना आपने अपनी एक एजेंसी भी खोली है आई थिंक करके, हुँ। तो इसका आइडिया कैसे आया आपको?
इसका आइडिया इसलिए है, देखो सिंपल सी बात है, मैं सच बोलूँगा कि देखो मैं भी बहुत ज़्यादा रिच किड तो हूँ नहीं, ना मैं कोई अमीर हूँ। भैया पैसा मुझे भी थोड़ा बहुत चाहिए, मुझे भी रेंट भरने पड़ते हैं, मुझे भी सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि कुछ जो अच्छे एक्टर्स हैं और जिनको मैनेज करने के लिए क्या होता है कि उनको बजटिंग की नॉलेज नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि शिवाय क्या कहते हैं, तो आप मेरा क्या कहते हैं बजटिंग, एटलीस्ट बजटिंग और ये सब मैनेज कर लो। देन ठीक है, मैंने कहा कि ओके। तो फिर मैंने एक कंपनी स्टार्ट की आई थिंक करके। देन उसमें से कई है जिनके मैं बजटिंग हैंडल करता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत काम होता है कि वो खुद नहीं कर पाते। अच्छा, जैसे कोई एक्टर है, उसको जैसे कोई फ्रेशर ही मान लेते हैं हम, उसको आपके पास आना है या फिर किसी भी कास्ट डायरेक्टर के पास जाना है, तो एक सही तरीका क्या होता है आपके हिसाब से कि एज एन एक्टर को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ होती है, भेज कोई देता है, एज है 25 का, भेज रहा है 45 साल का, तो एक सही तरीका आपके हिसाब से क्या है? देखो सबसे पहले ना आपको समझना पड़ेगा एक एक्टर को कि उसका खुद का लुक क्या है। आप जब पर्टिकुलर वो एड भी देखते हो, एक रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेगी। अगर उसमें एक रिक्वायरमेंट में भी एक रेफरेंस लुक होता है, एक एड का वो क्राइटेरिया होता है। देखो एज सेम होने से नहीं होता, क्योंकि अगर सपोज करो मैं भी 22 साल का हूँ, आप भी 22 साल के हो, बट आप हम दोनों के फीचर्स बहुत अलग हैं। बिल्कुल। राइट। अभी क्या सबको हीरो बनना है, सबको मेन हीरो ही बनना है और कुछ नहीं बनना। हाँ। किसी को विलन नहीं बनना, किसी को राजपाल यादव नहीं बनना, किसी को कॉमेडी नहीं करनी, सबको सिर्फ हीरो ही बनना है। सबको मेन लीड करना है। ऐसा नहीं होता। और मेन लीड की डेफिनेशन क्या होती है, उनको लगता है कि एक हीरो फिल्म को चलाता है, नहीं। अभी मैं कई ऐसे, जैसे मैं भूल भुलैया है, एक भूल भुलैया 2 आपने शायद देखी हो। बिल्कुल। अभी जैसे तब्बू है, तब्बू मैम है, कार्तिक आर्यन इज अ हीरो, बट तब्बू जो मैम है उन्होंने भी जितना काम किया है, शी इज ऑल्सो लीड, शी इज नॉट अ कैरेक्टर। उन्होंने भी फिल्म चलाई है, उन्होंने इनफैक्ट पूरी फिल्म। अभी कई फिल्म में ऐसा होता है, जैसे हमारे कई कैरेक्टर एक्टर्स हैं, जैसे संजय सर हो गए, राजपाल यादव, बट वो लोग भी तो फिल्म चलाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं जब उनको देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, अभी आप कई फिल्में ऐसे देखो कि बहुत पूरी फिल्म में हीरो ने किया, लेकिन उसमें भी कई ऐसे लोग होते हैं कि जब वो करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, तो वो जो फिल्म चलाता है वो लीड होता है। मेरा मानना ये है। तो सबसे पहले आपको वो कैरेक्टर अपना समझना पड़ेगा कि आपको किस में जाना है, और आपको अपना लुक समझना पड़ेगा। ये नहीं कि, और आप क्या होता है ना कि कई बार आप फिट नहीं हो, कुछ भी है, 40 साल का लड़का चाहिए, लेकिन आप 20 साल का फिर भी पहुंच जाते हो, नहीं सर मैं फिट होता हूँ ना। ऐसा नहीं होता। आपको अपने बारे अपना भी समझना पड़ेगा, आपको ब्रीफ समझनी पड़ेगी, आपको पर्टिकुलर आपको समझ आना चाहिए कि आपका लुक कहाँ जा रहा है। अगर कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपको टेस्ट नहीं, अगर आप कहीं जाते हो, आप कास्टिंग डायरेक्टर से बोलते हो, अगर वो नॉट फिट भी बोलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज आपको उसने रिजेक्ट नहीं किया। आप अच्छे एक्टर हो या नहीं हो वो जज नहीं कर रहा, बस वो उसने नॉट फिट आपको इसलिए किया है बिकॉज उसका जो क्राइटेरिया है उसमें आपका लुक नहीं जा रहा। जिस दिन आपका लुक जाएगा तब आपको भी टेस्ट किया जाएगा। मैंने भी, जब मैं आया था बॉम्बे, तो मुझे भी ऐड करने का बहुत शौक था, मुझे बहुत पसंद है ऐड हो यार, होर्डिंग्स वगैरह लगे, तो मैंने भी 7-8 साल बहुत स्ट्रगल किया, कोई ऐड नहीं मिला, कोई भी ऐड नहीं मिला। मैं जहाँ भी आता था नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट। फिर जाके मैंने थोड़े मारुति वगैरह के सबके ऐड करने शुरू किए। तो इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो वक्त वाली बात है, आपने बिल्कुल सही बोला। जिस दिन आप उस करेक्टर में बैठेंगे तो आप हो जाएंगे। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि यार आपको ना अपना इंट्रो इस तरीके से बनाना चाहिए या उस तरीके से बनाना चाहिए, जब आप ऐसा इंट्रो बना के भेजेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके होने के, तो उसका भी कोई पैटर्न है या मेथड है कुछ ऐसा? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, बिकॉज मेरा मानना है कि जब आप एक इंट्रो बनाते हो तो उसमें एक तो लाइटिंग ठीक होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, जो लाइटिंग और जो उसमें चाहिए, जो जैसे अपना नाम, एज, हाइट, वो उतना ही होता है। अगर उसमें आपके बारे में अगर कुछ पूछ रहा है एक्सपीरियंस, तो बस उतना ही होता है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई
वो बड़ा DSLR लेके शूट करो, या फिर कोई बड़ा एक स्टूडियो में जाके वो एक फोटोग्राफर हायर करके इंट्रो बना लो। ऐसा नहीं होता, एक नॉर्मल कैमरे से भी आप एक अच्छी लाइट है जिसमें, पर क्या होता है ना कि उस इंट्रो में आपका जो आपका एक्चुअल लुक है वो समझ में आना चाहिए। तो जितनी नेचुरल लाइटिंग होगी और जितना नेचुरल दिखेगा बस। नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स को देखा है जो ऐसे बोलते हैं कि अरे यार नहीं नहीं, ये इंट्रो में आपको इतने धीरे बोलना चाहिए, आपको ऐसे मुड़ के प्रोफाइल देनी चाहिए, फिर आपको ऐसा होना चाहिए, फिर जाके आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। मैं कुछ फेमस कास्टिंग डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा तरीका भी होता होगा, तो मुझे लगा एक बार आपसे कंफर्म करूँ। नहीं, ऐसा मेरा नहीं मानना, बिकॉज देखो आपका इंट्रो जो होता है ना, इंट्रो में एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं आप। ऑब्वियसली इंट्रो में तो जनरल एक इंट्रो ही है, नाम, नंबर, नाम, नंबर एज, या हाइट। एज। तो उसमें तो एक सिंपल से है कि आपको जो वो देखा जाए स्टार्टिंग, वो अब इंट्रो में से आपका लुक देखा जाता है बस। उसके लिए एक अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हो आपका लुक समझ आना चाहिए, बस उतना ही होता है। कि बाकी जो है कि कैसे करना चाहिए वो करना चाहिए, वो तो बाकी तो आप एक्टिंग जब ऑडिशन दोगे तो उसमें सब कुछ समझ आएगा। इंट्रो में कोई अच्छा एक्टर है या नहीं है, इंट्रो में नहीं समझ आता। अच्छा, अगर हम एक कास्टिंग डायरेक्टर की लाइफ की बात करें तो उनकी लाइफ कैसे होती है? बिकॉज मोस्टली तो बेचारे वो टाइम काम ही कर रहे होते हैं, और जब नहीं भी कर रहे होते हैं तो लोग उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो कैसे ज़िंदगी रहती है कास्टिंग डायरेक्टर्स की जब उन पे काम है और काम नहीं भी है? तो इसके बारे में क्या अगर आप सोचते हैं? एक आम इंसान की जो लाइफ होती है ना, वही कास्टिंग डायरेक्टर की लाइफ होती है। जो एक्टर की लाइफ होती है वही कास्टिंग डायरेक्टर की लाइफ होती है, क्योंकि होता तो वो भी इंसान ही है ना। हाँ। देखो, अब मेरा भी एक सिंपल सा, अभी मैं कहीं बैठा हूँ, अभी मैं देखो आर्ट, अभी जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मैं उस जोन में होता हूँ। हुँ, अब मैं काम नहीं कर रहा, सपोज करो मैं 9 बजे के बाद मैं रोड पे घूम रहा हूँ, मैं चिल मार रहा हूँ, मैं किसी कैफ़े में जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ, मैं चिल मार रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। बिल्कुल। हाँ, अगर वहाँ पे मैं चिल मार रहा हूँ और कोई मेरे पास आके कि सर कुछ काम है, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एंड कोई आया कि सर कुछ चल रहा है। मतलब भाई मेरी भी एक प्राइवेसी है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई, तो मुझे भी प्राइवेसी चाहिए होती बिल्कुल। है। ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम कास्टिंग डायरेक्टर होता हूँ। मैं कास्टिंग डायरेक्टर जब तक हूँ या जब तक मैं काम कर रहा हूँ, हुँ, एक पर्टिकुलर मेरा भी टाइम है। ऐसा नहीं कि मैं पूरे रात मैं सो रहा हूँ तो भी मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, तब भी कहोगे उठा के सर कोई काम है क्या? ऐसा नहीं है। मैं भी, भाई मैं इंसान हूँ, मुझे भी प्यार हो सकता है, मेरे भी भाई बहन हो सकते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, मैं भी पार्टी कर सकता हूँ। अब उस टाइम में अगर कोई मेरे को आके बोलेगा तो वो मेरी एक प्राइवेसी है ना। हुँ, बिल्कुल। अब वहाँ पे अगर मैं उनको मना कर दूँ और वो उसमें फिर मना कर दूँ, कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं। हुँ, बट आप उस ज़ोन में घुसे हो जहाँ पे मेरी प्राइवेट लाइफ चल रही है। हुँ, तो वो पर्सनल लाइफ में आप, मैं मानता हूँ कि किसी एक्टर को, किसी कास्टिंग डायरेक्टर के पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहिए, या पर्सनल टाइम पे नहीं घुसना चाहिए। अब जैसे मैंने मोस्टली देखा है कि बहुत लोग कास्टिंग डायरेक्टर के दोस्त बनना चाहते हैं। अरे सर आ जाओ ब्रो, मिलते हैं, अरे सर आ जाओ बैठते हैं, अरे सर आ जाओ पीते हैं, आ जाओ सर ये करते हैं। तो आपको समझ आ जाता है कि ये काम के लिए मेरा दोस्त बनना चाह रहा है या जेन्युइन मेरा दोस्त बनना चाह रहा है? तो ये कैसे फ़िल्टर करते हैं आप? मैं ऐसे फ़िल्टर करता हूँ कि भी बहुत लोगों ने मेरा नाम सुना हुआ है, हुँ, बट मेरे को बहुत कम लोगों ने देखा है। एंड मैं कैमरे पे मैं कहीं नहीं आता ज़्यादा, मैं इनफैक्ट मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों से नहीं मिलता। हुँ, हुँ, बिकॉज़ मेरे को लोगों से क्या मिलूँ, क्योंकि सब एक ही बात करते हैं। कहीं पे भी जाओ, किसी से भी मिलने जाओ, सब एक ही बात। मैं किसी कैफेटेरिया में मैं मीटिंग्स नहीं करता, ना कि मैं आज तक किसी एक्टर से, मैं वो होता है ना कि कैफेटेरिया में जाके कि हाँ, कि आज इधर आ जाओ मिलते हैं, इधर मैं कभी किसी से नहीं मिलता। हुँ, मैं सिर्फ अपने दोस्तों से मिलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कैफेटेरिया में 1 घंटे में जो बात करूँगा ना, फ़ोन पे भी हो सकती है वो बात, हुँ, उतनी बात। क्योंकि मेरे से अगर काम की बात अगर पूछोगे तो मेरे हिसाब से बड़े से बड़े काम की बात ना, अगर सिर्फ डिस्कशन नहीं करना है तो 2-3 मिनट 5 मिनट में हो जाती है। हाँ, सही बात है। 1 घंटा मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या? हुँ, एंड उसके बाद क्या होता है कि अभी इसका सबसे महँगा पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है। बिल्कुल।
और जब कोई मेरे को पार्टी के लिए इनवाइट करता है तो वो समझ आ जाता है कि बिकॉज अब मैं ना, मेरे साथ मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि मेरे कई दोस्त हैं, 4-5 अभी मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से 1-2 एक्टर भी है, ठीक है। और उनसे जब मैं मिला था ना, 6 महीने तक उनको पता ही नहीं था कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैंने कभी इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया उनको। एंड मैं सिर्फ दोस्त उनको बनाता हूँ जब मैं स्टार्टिंग में मिलता हूँ। और अगर मैं 9 बजे के बाद मिला हूँ तो मैं कई बार किसी को नाम वो बताता ही नहीं हूँ, मैं अपना प्रोफेशन कभी किसी को नहीं बताता, बिकॉज क्योंकि मैं ना वैसा हूँ कि मैं पर्सनल लाइफ में ना सिर्फ नॉर्मल एक इंसान बन के रहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैंने किसी को बोला ना कि हाँ यार आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर, तो उनका देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, एकदम से फटाक से चेंज हो जाता है। तो मैं जनरली मिलता हूँ तो मैं सिर्फ शिवाय बन के मिलता हूँ सबसे। एंड उसके बाद जब वो उनसे मेरी दोस्ती होती है, उसके बाद अगर पता चल जाए तो फिर तब एक क्या होता है, दोस्त बने होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, वो मेरे से मिलने आ रहा है, वो कहता है कि शिवाय कोई पार्टी के में आ जाओ, मैं नहीं जाता। मेरे को पता है वो मेरे को यार दारू पिला के मुझसे वही बात करने आ रहा है, काम की बात करने आ रहा है। अगर मैं उसके साथ चिंग मारने जा रहा हूँ तो वो सिर्फ वहाँ पे एक ही बात करेगा कि काम की बात करेगा। अगर आपको मेरे दोस्त बनना है, अगर कोई मेरा दोस्त है या किसी को कोई, मैं सिर्फ उनको प्रेफर करता हूँ कि जब वो मेरा दोस्त है तो सिर्फ मेरा दोस्त है, वहाँ पे ना मैं कास्टिंग डायरेक्टर ना वो एक्टर। जहाँ पे काम की बात नहीं हो रही। हाँ, सो गाइज, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कास्टिंग डायरेक्टर भी बेचारा एक इंसान है जो 24 घंटे काम नहीं कर सकता है, 24 घंटे कास्टिंग नहीं कर सकता है। और अगर आपको कास्टिंग करनी है तो उसको अपडेट वो डालेगा ही डालेगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आपको मक्खन लगाने की या बटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती और उससे कुछ नहीं होता है मेरे ख्याल से। कुछ नहीं होता। जब आपको उसको कास्ट करना है, उसको कास्ट करना है, तो ये मक्खन लगा के बटर लगा के कुछ नहीं होगा। तो बेचारों को प्लीज़ अकेले छोड़ देना। अगर कहीं पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर दिखे तो ज़रूरी नहीं है उसके पीछे पड़ना और उसके पीछे भागना कि अरे सर कुछ है क्या, कुछ चल रहा है क्या। अच्छा, जैसे मानो अगर कोई फीमेल फ्रेंड भी है आपकी और कोई बन जाती है फीमेल फ्रेंड आपकी, तो लोग ये नहीं सोचते कि अरे यार ये तो कास्टिंग वाला है इसलिए दोस्त बना ली होगी, या लड़की को ऐसे बोलते हैं कि यार इसने तो कास्टिंग वाला दोस्त बना लिया, अब तो इसके पास काम ही काम होगा। तो ऐसा भी कभी हुआ है? यार देखो, मैं ना इस चीज़ को अभी देखो, मैं क्या बोलूँ कि सबका एक देखने का नज़रिया है। अब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल फ्रेंड भी मेरे इसी इंडस्ट्री में होंगे, फीमेल फ्रेंड भी इसी इंडस्ट्री। हो सकता है कि मैं अगर किसी को प्यार भी करूँ तो इस इंडस्ट्री में हो सकता है, मेरे पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं। अगर मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि यार देखो, सिंपल सी एक मेरी बहुत खास है, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है, अगर मैं उसके साथ भी जा रहा हूँ, वो लोग का एक ना देख, सबका एक वो है कि नेगेटिव कि हाँ जा रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर है, ठीक है, बट भाई नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ। सही बात है। अब मैं लोग कहाँ से लेके आऊँ कहाँ से? अब मैं ये थोड़ा ना कि अच्छा मैं फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती नहीं कर सकता, उनके साथ घूम नहीं सकता, उन लड़कियों से मैं दोस्ती नहीं कर सकता। अगर मैं उनके साथ घूम रहा हूँ तो मैं गलत हूँ क्या? नहीं ना। अब मैं क्या यहाँ पे हूँ, अब मैं कॉलेज में जाके दोस्ती करके आऊँ? सही बात है। भैया इंडस्ट्री में रहता हूँ, उन्हीं के साथ काम कर सकता हूँ, हो गई दोस्ती। अब मुझे, और मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मेरे को भी किसी लड़की से प्यार हो सकता है, बिल्कुल। चाहे वो इंडस्ट्री में वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर में लड़की हो, चाहे वो इंडस्ट्री मेकअप वाली हो, चाहे वो इंडस्ट्री के बाहर की हो, तो मुझे भी तो शादी करनी है ना। बिल्कुल। और हो सकता है उनमें से कोई ऐसी हो कि जिसको मैं बहन मानता हूँ, वो भी मेरे साथ घूम सकती है, कोई मेरे बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है। बहुत ऐसी बहुत सारी जैसे मेरी जिन 2-3 जो फेमस सेलिब्रिटीज ऑल्सो, निमृत कौर आगलवालिया एंड नायरा बनर्जी, दोनों मेरी, जिनको मैं बहुत, मतलब उनको मैं सिस्टर मानता हूँ बहुत, और वो लोग भी मेरे से बहुत मेरे को छोटा भाई जैसा ही मानते हैं। तो मैं जब उनके साथ घूमता हूँ तो मैं, हमारा भाई बहन वाला रिश्ता है। और वही नज़रिया वाली बात है, सब नज़रिए वाली बात है। तो अभी तक बॉलीवुड में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लाइक अभी इतना टाइम हो गया आपको, तो कैसा लगता है आपको कि जो सोचा था कभी जब हम घर पे होते हैं सोचने कि ऐसा होगा, वैसा ही है या कुछ डिफरेंट रहा? नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ यार, सिंपल सी बात बताऊँ तो। और मैं ना मैंने जो उस टाइम मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, फैक्ट बताऊँ तो।
अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे वो कहते हैं कि नहीं मैंने भी ये सोचा था कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगा और मैं ये करूँगा और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। नहीं, फैक्ट बोलूँगा तो मैंने कुछ नहीं सोचा था। और मैं यहाँ पे भी आया हूँ तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मानना ये है कि यार कोई भी चीज़ हो, अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना, देखो लाइफ को कभी प्लान नहीं किया जाता। मैं जितनी मर्जी प्लानिंग करूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लाइफ ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है वो आप कैसे बता सकते हो? बिल्कुल सही हो सकता है लाइफ ने आपके लिए कुछ और प्लान कर रखा हो। ये भी है। अच्छा, तो अगर जैसे एक्टर्स को रिजेक्शंस मिलते हैं, एक्टर्स परेशान भी हो जाते हैं, तो आप उनको क्या एक अगर मोटिवेट करना हो या कुछ आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस बताना हो तो आप क्या बोलेंगे उन लोगों को? यार मोटिवेशन जो चीज़ होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो देखो, रिजेक्शन जब हम पैदा होते हैं ना, पैदा होने से लेकर मरने तक रिजेक्शन हर जगह होता है। फैक्ट है। किसी को अगर मैं कॉमेडी में बोलूँ तो अभी कोई एक फैटी बंदा है, उसको एक लड़की चाहिए, वो उसको लड़की नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात। वहाँ भी रिजेक्शन होता है। ठीक है, अभी कई हम एग्ज़ाम्स देते हैं, पढ़ गए हैं, वहाँ भी फेल होते हैं। रिजेक्शन तो हर जगह होता है, और इंडस्ट्री में भी कोई नई चीज़ नहीं है। रिजेक्शन एक लाइफ का हिस्सा है, और रिजेक्शन नहीं होगा तो अगर आपको हर जगह सिर्फ मिलता ही जाएगा तो फिर वो इंसान की ज़िंदगी क्या है? कुछ नहीं है। रिजेक्शन से ही तो इंसान सीखता है। और मेरे हिसाब से रिजेक्शन जो होता है ना, वो आपको बहुत चीज़ें सिखाता है। आपको उस लड़ने का, आपने क्या क्या गलतियाँ करी। अगर आपको रिजेक्शन मिलेगा ही नहीं तो आपको गलतियाँ कैसे पता चलेंगी? सही बात है। अब क्या होता है ना कि अभी कुछ लोग यार देखो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं मिल काम, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। सबसे पहले ये नहीं, कभी आपको ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आपको उन्होंने काम नहीं दिया, नेपोटिज्म है, ये है, वो है, एंड कास्टिंग रेट फेवरिज्म है, ठीक है, कास्टिंग काउच है, सब एक्सक्यूज़ है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिला ना, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर भी देखना पड़ेगा कि आपके अंदर वो शिद्दत है या आपके अंदर क्या कमी है। आपको उस चीज़ को देखो। अगर मैं कहूँ ना तो इस दुनिया में जब से आए हैं ना, हम एक वॉर जोन में हैं, जहाँ पे हमें फाइट करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्लेट पे सजा के हर चीज़ दे दे। सही बात है। बिना लड़े तो हमें आज़ादी नहीं मिली, सही बात है। राइट? तो आपको काम कैसे मिल जाएगा? तो आपको फाइट तो करनी पड़ेगी। अगर सोचते हो कि अगर हार मान ली तो फिर आप कभी, वो आपके अंदर वो शिद्दत नहीं है कि आप, अगर आपने एक डिसीजन लिया है लाइफ में एक्टर बनने का, अगर आप उस डिसीजन पे ही कामयाब नहीं हो, आपको अपने डिसीजन पे ही भरोसा नहीं है, तो फिर आप एक्टर नहीं बन सकते। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले कि भैया जब तक सांस है मैं एक्टर हूँ। कोई कामयाब, मेरा मानना ये है, इंसान वही बनता है जो बनना चाहता है। अगर वो नहीं बनता ना, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो शिद्दत ही नहीं। अच्छा, मानिए कोई एक्टर है जो अच्छा एक्टर भी है और ऑडिशन भी अच्छे अच्छे बना के भेज रहा है, जो जब मांग रहा है तब दे रहा है, जैसा कर रहा है वो कर रहा है, फिर भी नहीं पहुंच पा रहा, तो इसके पीछे क्या आप उसके लिए क्या बोलेंगे? शिद्दत भी है उसमें हार्डवर्क भी है, उसमें एक्टिंग भी है, उसके बाद लुक्स भी हैं, उसके बाद सब कुछ है, बट फिर भी नहीं हो रही चीज़ें। होता है, देखो ऐसा नहीं है कि, देखो कई बार टाइम, जो कहते हैं ना, टाइम सबका टफ होता है। सबके लिए एक टफ टाइम आता है। कई बार हम सब कुछ अच्छा करते हैं तब भी नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं। अभी सपोज करो कि एक बार नहीं हुआ तो हार मान गई क्या? नहीं ना। दो बार नहीं हुआ, आपने 2 ऑडिशन दिया नहीं हुआ, 3 ऑडिशन दिया नहीं हुआ, 4 ऑडिशन दिया नहीं हुआ, 10 ऑडिशन दिए नहीं हुआ, 100 ऑडिशन दिए नहीं हुआ, 101 में तो होगा। तो यही है कि लड़ना आपको पड़ेगा। आपको देखो,
आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, कुछ बड़ा होने के लिए ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। अगर इतनी आसानी से अगर सब कुछ मिल जाए, और वो भी इंडस्ट्री है अभी, जैसे अभी इसी चीज़ के बारे में कहूँगा कि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे लापता लेडीज़ आपने देखी, सॉरी अपना 12th फेल आपने देखी, एक छोटा सा गरीब घर से एक लड़का, राइट, उसके पास सब कुछ था, पढ़ना लिखना सब कुछ, उसके अंदर टैलेंट था, लेकिन उसको भी रिजेक्शन हो गया था ना, हर जगह रिजेक्शन। उसके पास कहाँ का, उसके पास कुछ नहीं है, काम नहीं है, रिजेक्शन हो गया था। उसके पास कमी किसी चीज़ की नहीं थी, उसने कोशिश करते गए। उसमें एक कैरेक्टर है कि एक कैरेक्टर और जो विक्रांत मैसी को जो सपोर्ट करता है, वो कैरेक्टर भी, कि जो लड़ाई होती है ना वो आपको लड़नी ही पड़ेगी। आप लड़ाई लड़ोगे नहीं तो कामयाब नहीं होगे। अगर आप सपोज करो कि आज अगर चले गए हार मान के, तो आप पूरी लाइफ ना आप रिग्रेट करोगे कि मैंने एक डिसीजन लिया था और मैं कामयाब नहीं हो पाया, शायद मैं एक दिन और रुक जाता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। राइट। अच्छा, आपने अभी नेपोकिड की बात करी, तो आप क्या सोचते हैं कि ये नेपोटिज्म जो लोग बोलते हैं गलत है और जो कुछ लोग कहते हैं सही है, आपका क्या तर्क है इसके ऊपर? देखो, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा मानना है कि कुछ गलत नहीं है इस दुनिया में। नेपोटिज्म अगर बोलोगे ना तो इंडिया में ना ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है। और ये जो है ये आज से नहीं, महाभारत के टाइम से आई है। राजा का बेटा राजा बनता है, ठीक है। ऐसा कौन सा राजा है जिसने पड़ोसी राजा के बेटे को राजा बनाया है? ऐसा अभी एक बात हो कि एक इंसान है, राइट, वो पैसा कमाता है, सब कुछ कमाता है, उसका बच्चा होता है, या आप जो आपके ही फादर है सपोज करो, उन्होंने बहुत कुछ बनाया, तो आपके अंदर उन्होंने पैसा सब कुछ कमाया है, तो वो क्या पड़ोसी के बच्चों को देंगे क्या? नहीं ना, सब किसके लिए देंगे? आपका ही बेटा होगा तो आप उसी को दोगे ना जी। तो ये तो हर जगह है। इंडिया का ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन, सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, इस पूरे इंडिया छोड़ो जानवरों तक में नेपोटिज्म है। लेकिन आपको जगह बनानी पड़ेगी। अभी जैसे एक राजा, पुराने टाइम पे क्या होता था कि एक राजा का बेटा राजा है, लेकिन जब उसकी सीट सही है, उसकी गद्दी के लिए एक बंदा आता है, उससे फाइट करता है, उसको हराता है, देन जाके उसकी सीट मिलती है उसको। जैसे आपने वो देखे हुई चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद वाली स्टोरी। धनानंद राजा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया, मेहनत करी, वो इस लायक बना कि वो एक राजा बन सकता है, तब जाके उसने धनानंद को हराया एंड और यहाँ पे तो आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात यह है कि आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अगर वो शिद्दत होगी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। हाँ, प्लेट पे परोस के तो कोई आपको देगा नहीं कि हाँ भैया आप बहुत अच्छे एक्टर हो, ये वो, अरे आओ हम आपको फिल्म देते हैं, हीरो बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि सुपरस्टार बनने के लिए आपको किसी एक्टर का ही बेटा होना चाहिए सुपरस्टार बनने के लिए? नहीं। कोई ऐसा है जिसको आप बोलें कि ये बहुत सारे हैं। जैसे अभी शाहरुख खान जब आया था इंडस्ट्री में, शाहरुख खान सर जब आए थे तो वो कोई सुपरस्टार के बेटे थे क्या? नहीं थे ना। पर उनके टर्म्स बहुत अच्छे थे। टर्म्स क्यों? जो उनके टाइम पे उनके टर्म्स अच्छे थे, हमारा भी तो अभी टाइम है ना, आपका भी तो अभी टाइम है ना, तो आप भी वो टर्म्स बनाओ। नहीं, मतलब उनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छे थे। या देखो, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे तो पंकज त्रिपाठी सर भी है, तो सुपरस्टार तो नहीं है वो मेरे ख्याल से। वो देखो अगर आप अभी देखो, आप अगर एक सुपरस्टार कितने हैं हमारे इंडिया में? अभी जैसे ऋतिक रोशन है, सलमान खान है, अब तो कोई है भी नहीं, जो पुराने ही थे वो लास्ट वही थे जो शाहरुख खान ने बोला था कि आप पंकज त्रिपाठी सर को सुपरस्टार नहीं कहते? मैं तो मानता हूँ सुपरस्टार तो नहीं बोलेंगे उन्हें। नहीं, आप देखो वो आपका देखने का एक नजरिया है। नहीं, मेरा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो तो नजरिया पूरा ऐसे है हिंदुस्तान का नजरिया है कि सुपरस्टार देखना। पंकज, आप शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार हैं, सलमान खान सुपरस्टार है, अभी अब शाहरुख खान
सर जो है और अमिताभ सर और ये बहुत अलग नीक से निकल गए हैं। चलो हम ऋतिक रोशन की भी बात कर लेते हैं। बट ऋतिक रोशन अगर सुपरस्टार कहोगे तो ऋतिक जितना उनको काम मिलता है, जितना उनको पूछ, अगर इंडिया की पब्लिक में जितना ऋतिक रोशन सर को जो पसंद करते हैं उतने वो पंकज सर को भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर जैसे अभी तो चलो बॉलीवुड ख़त्म सही हो गया, अब तो किसी की पिक्चर ही नहीं चल रही। अगर हम ऐसे देखें तो अगर एक जगह पंकज त्रिपाठी जी की पिक्चर आ रही है एज अ लीड और एक जगह ऋतिक रोशन की पिक्चर आ रही है एज अ लीड, तो लोग मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है ऋतिक के पास ही जाएंगे। पंकज त्रिपाठी जी अब मैं आपको बताऊँ, अभी स्त्री आई, स्त्री देखी, उसमें कितने सुपरस्टार थे। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि अभी तो चल ही नहीं रहा है ना बॉलीवुड। अभी तो मतलब एक आधी दो पिक्चर कोई चल गई तो चल गई। लास्ट नहीं, ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड नहीं चल रहा। देखो एक सबके वो होता है, पिक्चरें फ्लॉप होती है, हर जगह होती है, साउथ में भी होती है। साउथ में आपको पता हो तो सिर्फ 10-12 एक्टर्स को छोड़ दो, सबसे ज़्यादा फिल्में साउथ में फ्लॉप होती है। रेशियो अगर देखोगे तो बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ में पिक्चरें इनफैक्ट सबसे ज़्यादा बनती हैं और सबसे ज़्यादा साउथ में फ्लॉप होती हैं। आप कुछ एक्टर्स को छोड़ो, जैसे प्रभास और ये सब, उनकी पिक्चरें हिट हो गई है। ऐसे हमारे यहाँ भी कईयों की पिक्चरें होती है और देखो अगर अच्छी स्टोरी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है तो वो चलेगा ही चलेगा। वो डिपेंड कर, देखो सब जगह एक फेज आता है, जब तक डाउनफॉल नहीं आएगा, तो जब तक फ्लॉप नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट हिट कैसे होगी। नहीं, जैसे भी केसरी 2 आई वो भी फ्लॉप हो गई। उससे पहले एयरफोर्स आई थी अक्षय कुमार जी की, तो वो भी फ्लॉप हो मेकर्स गई। ने अच्छा नहीं बनाया होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ। तो पर एक वो होता है नहीं, मैं सुपरस्टार की बात कर रहा था कि जैसे अभी किसी अच्छे, आप अगर सलमान खान जी की बात करें या शाहरुख खान जी की बात करें, ऋतिक रोशन जी की बात करें या आप आमिर खान जी की बात करें, तो ये सब लोग एक बैकग्राउंड से ही आते हैं पीछे से। तो अगर आप राजकुमार राव जी की बात करें, राजकुमार राव को मतलब मैं क्या, मतलब एक जनरल सी मैं आता है कि एज अ ऑडियंस की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनको सुपरस्टार तो नहीं बोलेंगे, आप स्टार बोल सकते हैं। अभी आयुष्मान खुराना भी थे जिन्होंने 300-300 करोड़ की पिक्चरें भी दी, 200 करोड़ की पिक्चर भी दी। एक टाइम था उनका कि 10 से 12, 13, 14 फिल्में एकदम हिट पे हिट जा रही हैं। बट एक सुपरस्टार का जो क्राइटेरिया होता है, अभी ऐसे वो नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से राजकुमार राव को कि उनके नाम पे चीज़ें। देखो अभी ना चीज़ें बहुत चेंज हो गई है। देखो टाइम बहुत चेंज है आजकल ना। क्या है कि ऑडियंस बट गई है। बट कैसे गई है, जब उनकी फिल्में होती थी, जब ये लोग, जब शाहरुख खान सर से लेके बाकी जितने भी एक्टर्स हैं, ये जब इंडस्ट्री में थे तब सिर्फ एक ही चीज़ होता था जहाँ हम इनको देखते थे, या तो थिएटर या टीवी में 2 से 3 चैनल होते थे। वो भी साल 6 महीने बाद पिक्चर आएगी। हाँ, आज की डेट में क्या है कि हमारे पास OTT आ गया। जब से ये फ़ोन आया है, एंड्रॉयड फ़ोन आया है, हमारे पास OTT आ गया है। ठीक है, हम, हाँ ठीक है, हमें पसंद है तो वो हम देखेंगे। पहले हम हॉलीवुड की फिल्में कितनी देखते थे, शायद हार्डली देखते थे। साउथ की फिल्म भी टीवी में हम, सूर्यवंशम हमने कितनी देखी है सोनी मैक्स पे, जब भी देखो, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। डायलॉग तक याद है आज भी। हाँ, मैं कहता हूँ कि आज से पहले अगर कोई बंदा एक कैमियो भी करता था ना, तो वो हमारे दिमाग में होता था, क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 चैनल हैं, एक टीवी है ना, हमारे पास कोई फ़ोन है, घर में सिर्फ एक टीवी, और कई बार तो ऐसा तो हमारे पूरे मोहल्ले में एक टीवी होता था। तो डीवीडी लेके आ रहे हैं पूरा। DVD लेके आ गया, उसमें अब वही सबके सब बैठे हैं, वही देखे, क्योंकि ऑप्शन ही वही है। तो मैं वही हूँ, जो शक्तिमान होता था तो मैं पड़ोसियों के घर में, हम सारे के सारे बच्चे वहीं पे जाके सुबह सुबह शक्तिमान देखे, और हमारे लिए सुपरस्टार कौन था, शक्तिमान, बिकॉज हमें सिर्फ वही दिखाई देगा। अब क्या है, अब क्या ज़माना हो गया, स्क्रॉलिंग का हो गया। अब हर कोई क्या है ना, ठीक है, अच्छा ये थिएटर में लगी पिक्चर, ठीक है, मेरे पास नेटफ्लिक्स पे ऑप्शन है, 10 दिन बाद आई जानी है, 10 दिन बाद आ ही जाना है मेरे पास। अच्छा ठीक है, इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं, आजकल लोगों ने क्या हो गया ना कि लोग रिव्यूज़ पे सिस्टम हो गया कि कहीं अच्छा इसके रिव्यूज़ अच्छे नहीं है, ठीक है नहीं। मैं ऐसी ऐसी पिक्चरें बता सकता हूँ कि जो सुपर फ्लॉप हुई हैं, जब जिनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए हैं। अब जैसे सनम तेरी कसम कहते हैं कि हाँ, मैं जैसे हर्षवर्धन गाने, अपना जो एक्टर है, वो एक बहुत अच्छी जगह डिजर्व करते थे, राइट। जब सनम तेरी कसम आई तब आप में से किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, वो फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी, ठीक है। आज आपने अब वही फिल्म री रिलीज पे
आज जो रिलीज होगी उससे ज़्यादा हिट होगी है। मेरे ख्याल से उस पिक्चर की कॉस्टिंग कुछ 7-8 करोड़ के आसपास थी और उसने कुछ 36-40 करोड़ रुपए कमाया हाँ, बट री रिलीज। प्रॉब्लम क्या है ना कि कई बार अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, अच्छी फिल्में आती हैं, बट वो भी ऑडियंस को अभी समझ नहीं आ रहा, बाद में वो पिक्चर लगता है कि हाँ यार ये पिक्चर बहुत अच्छी थी। अंदाज अपना अपना। ऑडियंस चेंज हो गई है। ऑडियंस को क्या है ना कि या तो देखो अभी मैं कई जगह ऐसे अगर मैं बोलूँ तो कि ऑडियंस को सिर्फ ये कि हाँ मार धाड़ है, ये है, फेवरेटिज्म है, उनको वो चाहिए, मसाला चाहिए। अगर एक बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे जो रियल स्टोरी है, जरूरी नहीं है कि वो हिट ही हो जाए। एक पिक्चर थी तुम्बाड, अगर आपने तुम्बाड। देखा। तुम्बाड जब रिलीज हुई तो फ्लॉप थी। अब लोग कसम खा रहे हो कि यार क्या पिक्चर बनाई थी, क्या पिक्चर मैं बनाई। वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं जो मेरे को पर्सनली मेरे को बहुत, अगर उनके रिव्यूज उस टाइम देखो तो कुछ नहीं होंगे, ठीक है, बट मैं पर्सनली कहूँ तो पिक्चरें मैं भी आज भी, मैं पहले पिक्चर जब मैं सबसे पहले ना आपको ना अपना चश्मा चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज क्या होता है ना, अगर हम एक साइड जो होता है ना, एक हम जब वो करते हैं, अभी सपोज करो आपने बोला पंकज त्रिपाठी एंड ऋतिक रोशन, हम दोनों को अगर एक ही न्यूटन होकर देखेंगे तो शायद हम समझ आएगा कि यार इनकी पिक्चर अच्छी है, इनकी नहीं है, देख के पता चलेगा। अभी हमें बता दिया जाता है कि रिव्यूज़ में कि यार ये पिक्चर अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। जब जो रिव्यू दे रहा है वो भी तो एक इंसान ही है ना। बिल्कुल, वो अपनी समझ के हिसाब हो से। सकता है कि उसका चश्मा वो नहीं देख पाया हो जो मेरा चश्मा देख सके। तो भैया मैं कभी किसी रिव्यूज़ में नहीं जाता, मैं वो पहले पिक्चर देखता हूँ, आके मुझे वो पिक्चर मेरे चश्मे में अच्छी लगती है तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये पिक्चर अच्छी है। मैं वो फ्लॉप और ये देखो वो तो एक कमर्शियली है कि हाँ ये फ्लॉप है, ये वो कई ऐसी फिल्में हैं जो कमर्शियली बहुत फ्लॉप है लेकिन पिक्चरें बहुत अच्छी हैं। ओके। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपकी जो कास्टिंग एजेंसी है जो आपने अपनी खोली है अभी, लोगों को उस पर आपसे कनेक्ट होना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये आई देखो थिंक वो मेरी जो है ना वो मैंने उनके लिए स्टार्ट किया जिनके पास ऑलरेडी बहुत काम है। हो गया। मैं देखो फैक्ट बोलूँगा कि भैया अब मैं एक फ्रेशर एक्टर को उसमें साइन करूँगा सपोज करो, बट मैं 3-4 साल तक उसके अभी मेरे को भी रेंट भरना है, मेरे को मेरे भी अपने एक्सपेंस है, मेरे भी बहुत सारे, मैं कोई रिच फैमिली से हूँ नहीं। तो अब मैं उसको साइन करूँ 3 महीने तक कि नहीं बहुत अच्छा टैलेंटेड है, ये है, मैं उसको साइन करूँ, उसके अंदर लगा हुआ हूँ। पहले या तो उसको मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका उतना काम नहीं है। पहले तो अभी उसको ऑडिशंस देने की ज़रूरत है। अब मैं उसको मैनेज करूँगा, मुझे पता है भाई, तो फिर सिंपल सी बात है, मैंने उसको साइन करके उस पर सिर्फ 1 साल मेहनत करा, उसको कुछ भी नहीं मिला तो वो भी रोड पे, मैं भी रोड पे। तो भैया मुझे भी तो अपना वो भी सर्वाइवल तो देखना है ना। तो मैं उन लोगों को मैनेज करता हूँ कि जिनको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, कि जिनके पास ऑलरेडी बहुत काम है बट वो अपना काम संभाल नहीं रहा। जिस दिन आपके पास होगा तो मैं आपको भी करूँगा। ओके। सो गाइज, ये थे हमारे साथ शिवाय, जिनके साथ बात करके हमें बहुत मज़ा आया, और मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूँगा ईश्वर से कि आप लोग शिवाय के साथ ज़रूर काम करें, बड़े बड़े बजट वाली एड्स पे काम करें। सो गाइज, शिवाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर योर टाइम। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड ऑन कहानियाँ, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और अपनों के साथ भी शेयर कर रहे हो। जितने भी नए एक्टर्स आ रहे हैं मार्केट में जिनको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखें और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कहानियाँ स्टोरीज, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट एपिसोड।